Rahim, ladies and ladies, today we are going to talk about the chapter number 12 का हमारा 7वां लेक्चर है and we will talk about today is about absorption of the digested food material. ठीक है, याद रखें हमने कल जो पहले वाला लेक्चर पढ़ा था, देखें याद देखो सारी बातें इंटरेक्शन में होती हैं। जब हमने कल वाला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने ये बात की थी कि जनाब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के दो काम होते हैं। जो डाइजेशन होती है वो स्टार्ट होती है ड्यूडिनम के अंदर, कुछ हो भी जाती है, और जो बाकी मेजर जो पार्ट ऑफ डाइजेशन है, कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन कहते हैं, वो होती है जेजुनम के अंदर। और अब हम इसका ये जो तीसरा पार्ट है जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, अबाउट 3/5 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, कि अगर 5 हिस्से करें तो उसमें से 3 ये है इलियम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है दैट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड नहीं कहना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो कि डाइजेस्ट हो चुका है। याद रखिएगा वो जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें क्या क्या है, अब जब मैं बनाऊंगा तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। याद रखें, एक मैं आपको मजे की बात बताऊं तो इलियम की जो स्ट्रक्चर है, इलियम इज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। दिस इज, इसकी जो खास किस्म की स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसी है कि उसमें फोल्ड्स हैं। इसकी दीवारों में क्या है भाई साहब? फोल्ड्स मीन लैमिना, मतलब आप ये सोचो कि भाई हाँ समझ रहे हैं ना बात को। दी फोल्ड्स लाइक इस तरह होते हैं, जैसे आप ये समझें कि अगर ये है अपना, ये एक दीवार है और ये उसके ऊपर जो है ये फोल्ड्स बने हुए हैं। हाँ उसके अंदर, हाँ बिल्कुल जैसे पर्दा होता है ना वैसे उसमें फोल्ड्स होते हैं, और उन फोल्ड्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस भी होती हैं। इन सारी चीजों का फायदा क्या होता है? देखो जब फोल्ड्स ज्यादा होते हैं ना, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन आपके सामने दिखाऊं तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, और उसके अंदर फोल्ड्स कुछ इस तरह दिखेंगे, ठीक है, और जो फोल्ड्स दिखेंगे इनके अंदर भी आपको प्रोजेक्शंस दिखेंगी, और उन प्रोजेक्शंस के ऊपर और प्रोजेक्शंस भी दिखेंगी। ये वेलवेट की तरह, ये समझे फोल्ड्स भी हैं और उनके ऊपर वेलवेट भी है। वेलवेट से मुराद वो वेलवेट का कोट नहीं पहनते जिसके ऊपर वो बाल से होते हैं, ठीक है, तो वैसा। अब खुद सोचो कि वेलवेट का जो कोट है वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, और आम सादा कोट उतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों? वाई इज दैट? क्योंकि उसके ऊपर जो बाल होते हैं ना वो सारे के सारे इतना ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। सेम इज, अगर मैं बात बताऊं तो अगर मैं अपना बूथा सिर्फ धोऊं तो उसमें पानी थोड़ा लगेगा, और अगर मैं अपना सर धोऊं तो उसमें पानी ज्यादा लगेगा, बिकॉज मेरे सारे बालों का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है और सारे को धोने के लिए मुझे ज्यादा पानी की जरूरत होगी, कॉन्टैक्ट ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है, अभी मैं बताता हूं वो क्या हुआ कि अगर मैं एक आपके सामने ये जो फोल्ड है, ये एक फोल्ड में आपके सामने खोल के बयान कर दूं तो ये बहुत बड़ा होता है, और आप ये समझें कि जनाब ये वो फोल्ड है, ठीक है जी। और इस एक फोल्ड के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉनिक जो इसकी देखिए ना, इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से, तो इसके ऊपर और बहुत सारे फोल्ड होते हैं। ये एक फोल्ड को हम कहते हैं विलस। क्या कहते हैं? यानी फोल्ड नहीं, प्रोजेक्शन। देयर आर स्मॉल, अच्छा इधर देखिए, द इलियम, द स्ट्रक्चर ऑफ इलियम, मैं अब इंग्लिश में फ्रेज कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। द स्ट्रक्चर ऑफ इलियम इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फोल्ड्स in the walls of the intestine, yani ileum, and on these folds there are small finger like projections, badi choti choti, very minute, which are called as villi, and at the villus there are many other microscopic projections which are called as microvilli। समझ गए ना जी बात को? तो ये जो लाल मैंने बनाई है ना ये एक विलस है। ये क्या है? यानी ये क्या है? एक विलस, और एक से ज्यादा को क्या कहेंगे? विलाई। और इनके ऊपर जो छोटी छोटी, ये देखिए फर्ज क्या, ये एक विलस है और इसके ऊपर ये जो छोटी छोटी विलस है इन्हें क्या कहेंगे? माइक्रो विलाई। द स्मॉल प्रोजेक्शंस ऑन द
विल्लाई। विल्लाई के ऊपर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस को क्या कहते हैं? माइक्रोविल्लाई। What is the function of villi and microvilli? They just increase the surface area for absorption of the food. तो इसका मतलब असल में फूड यहीं पे एब्जॉर्ब होती है। कहां एब्जॉर्ब होती है? इलियम में। इलियम में विल्लाई असल में उसको एब्जॉर्ब करते हैं। कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूं। फर्ज किया जी मैं इस विल्लस को आपके सामने ब्लैक कलर से बनाता हूं। वजह क्या है कि मुझे इसमें ब्लड वेसल्स बनानी है और ब्लड वेसल्स खुद रेड और ब्लू बनानी चाहिए। तो ये आप देखें तो मैंने आपके सामने एक विल्लस ब्लैक कलर से बना दिया है। इस विल्लस की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है कि ऑब्वियसली इसके यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको वैसे बनाऊं तो इसके सेल्स कुछ, ये जो दीवार है वो दीवार नहीं है, वो सेल्स की बनी हुई एक दीवार है। समझ रहे हैं ना बात को? वो कोई प्लास्टिक नहीं है, ठीक है? तो ये ऐसा है। और अगर आप गौर करें तो ये इंटेस्टाइन है। तो इसका मतलब है इस वक्त ये एरिया क्या है? इंटेस्टाइनल ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? पाइप के अंदर वो जगह जहां से पानी गुजरता है ना, उसे ल्यूमेन कहते हैं। खून की नाली के अंदर जहां से खून गुजरता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जगह जहां से फूड गुजरती है उसे क्या कहते हैं? ल्यूमेन। समझ रहे? इस बात की समझ आ रही है कि नहीं? मौलवी साहब ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है? ये क्या हुआ? ल्यूमेन। ये क्रॉस सेक्शन में है। अगर सिंपल पाइप बनाऊं स्मॉल इंटेस्टाइन का तो ये ल्यूमेन है, और अगर क्रॉस सेक्शन बनाऊं तो ये ल्यूमेन है, और इस केस में अगर मैंने ये एक विल्लस बनाई है तो ये सारा ल्यूमेन है। समझ गए ना जी बात को? तो इंटेस्टाइनल ल्यूमेन के अंदर आपको पता है सारे का सारा डाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है कि नहीं? पता है ना इस बात का? तो फर्ज किया अगर मैं आपके सामने ये चीज ऐसे यहां इसको काट के आपके सामने यहां बना दूं सिर्फ इंटेस्टाइनल ल्यूमेन, तो इसमें वो सारा कुछ है जो हजम हुआ है। यानी इसमें अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें फैटी एसिड्स हैं, इसमें ग्लूकोज है, इसमें कुछ दूसरे शुगर्स भी हैं, इसमें विटामिन्स हैं, इसमें मिनरल्स हैं, बला 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 सारी चीजें हैं। वो समझ ले आप यहां पे भी कि नहीं समझ आई? समझ गए ना जी बात को? ये दीवार है, इंटेस्टाइन की दीवार, और उस दीवार ये वाली और ये वाली, और इस दीवार के अंदर से ये प्रोजेक्शन निकला हुआ है जिसको हमने विल्लस कहा। इस विल्लस के अंदर खून की सप्लाई होती है। इसके अंदर आर्टरी आती भी है छोटी सी, यानी ये एक खून की नाली आ गई और आगे यही खून की नाली क्या हो गई, तो ये जाती भी है। तो ब्लड फ्लो इसमें होता है। इसका मतलब इसमें वाह वाह खून आता है। सही है जी? सेम इज विद कि ये जो विल्लस है इसके अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है। इसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का पता है ना, ये एक और सिस्टम है। जिस तरह खून का निज़ाम है इस तरह एक और निज़ाम भी चलता है। उसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे लिम्फ कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आखिरी चैप्टर में। तो लिम्फेटिक सिस्टम की नाली भी इसके अंदर होती है, और वो ब्लाइंड होती है आगे से। उस नाली को क्या कहते हैं? लैक्चियल। क्या कहते हैं? लैक्चियल। यानी इधर देखो यार, ये क्या है? द वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम की नाली है, और ये लाल और ब्लू आपको पता लग गया, आर्टरीज और वेना ये खून की नालियां हैं। ठीक है? अब इससे पता क्या लगता है, यानी ये यहां पे भी है। ठीक है? यहां पे मैं सिर्फ सीधी सीधी लाइन बनाऊंगा समझाने के लिए, सिर्फ क्योंकि मुझे कोई डिटेल में इसका नहीं पढ़ना, तो आपको लग गया पता। और ऐसे 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 ऐसे, ठीक है? और दरमियान में वो लिम्फेटिक सिस्टम की नाली जो ब्लाइंड है वो भी लगा दी मैंने। अब होता क्या है, कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिंपल डिफ्यूजन से, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन्स, मिनरल्स, वो डिफ्यूजन के जरिए इसके अंदर चले जाएंगे। तो चीजें ब्लड में आ रही हैं, एब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि वो ब्लड में होती हैं कम, अभी अभी यहां पे हजम होके आई हैं वावा सारी। तो ऑब्वियसली इंटेस्टाइन के अंदर उनकी मिकदार, न्यूट्रिएंट्स की मिकदार इंटेस्टाइन में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी।
जब वो खून के अंदर कम होगी तो सिंपल सी बात है कि वो सारा कुछ खून के अंदर दौड़ेगा बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं वो नहीं आती तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से आ जाती हैं। ये सारा कुछ आमतौर पे कहाँ होता है, इन सेल्स को मिलता है, फिर ये सेल्स आगे ब्लड को दे देते हैं। और ये जो ब्लड की नालियां है ये कोई मोटी दीवारों वाली नालियां नहीं है, सिंपल कैपिलरीज हैं, बड़ी बारीक बारीक होती हैं कैपिलरीज, बहुत बारीक होती हैं, इतनी बारीक कि उसमें से आरबी रेड ब्लड सेल सिर्फ एक लाइन में गुजरते हैं। समझ आ गई बात की? तो ये आपको एक आइडिया मिल गया कि जो चीजें तो इजीली मूव कर सकती हैं, ग्लूकोज वाटर वगैरह, वो तो आराम से चला जाएगा, पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो साइज में थोड़ी बड़ी होती हैं। समटाइम क्या होता है कि ये जो फैटी एसिड्स है ना प्लस ग्लिसरॉल, ये मिला के क्या करते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये मिला के बना देते हैं लिपिड्स। क्या बना देते हैं? और वो लिपिड्स खून के अंदर तो फिर नहीं जा सकते, वो इस मोटी नाली के अंदर चले जाते हैं जिसका नाम है लैक्टियल, यानी फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज इक्वल टू लिपिड्स एंड दे गो टू द लैक्टियल्स। लैक्टियल क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, मैं बता ही देता हूं क्योंकि आपको फिर ये समझ नहीं आएगा लिम्फेटिक सिस्टम क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर खून के अलावा यानी एक और सिस्टम, पैरेलल सिस्टम चलता है बॉडी के अंदर। उसके अंदर दिल नहीं होता लेकिन उसकी नालियां होती हैं जिनको लिम्फेटिक्स कहते हैं। उनके अंदर एक लिक्विड, जिस तरह ब्लड चलता है इसी तरह का एक लिक्विड है जिसे लिम्फ कहते हैं, और फिर कुछ लिम्फॉइड ऑर्गन्स भी होते हैं। ये सिस्टम क्या होता है कि ब्लड से जो जो सामान निकल गया है ना, या जो जो सामान ब्लड में नहीं आ सकता, उसको पूरी बॉडी से जमा करके इकट्ठा करके ला के तो ब्लड में डालता है। कैसे? ये सारी लैक्टियल्स इकट्ठी होती हैं, इससे एक चीज बनती है जिसे कहते हैं लिम्फ डक्ट। क्या कहते हैं? ठीक है। और फिर एक थोरेसिक, इधर देखो, थोरेसिक लिम्फ डक्ट आती है सीने के अंदर, चेस्ट के अंदर, जो हार्ट के पास करके आके तो वो वेन में शामिल हो जाती है। और वो जो लिम्फ होता है पूरे का पूरा, वो भी किधर आ जाता है? मेन ब्लड स्ट्रीम में, हार्ट के अंदर डायरेक्ट नहीं, मतलब वो पूरे ब्लड का हिस्सा बन जाता है। समझ आ गई? यानी ये जो फैटी एसिड, यानी इसका मतलब ये है, अच्छा बताने का क्या मतलब था कि सर जो तो होंगे ना, एब्जॉर्प्शन से मुराद क्या होता है? अगर आप देखें तो व्हाट इज मेंट बाय एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन से मुराद है किसी चीज का डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड में मुंतकिल हो जाना। तो वो मैंने पहले आपको विलस की स्ट्रक्चर बताई और फिर बताया कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे ट्रांसफर ब्लड में होती हैं। कुछ चीजें तो डायरेक्ट हो जाती है, वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो लिपिड्स बन जाते हैं और वो लिपिड आगे डायरेक्ट नहीं जाते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो ब्लड के अंदर नहीं जा सकते डायरेक्ट। तो उनकी एब्जॉर्प्शन फिर कैसे होगी वो मैंने बताया कि वो लैक्टियल्स के पास जाते हैं, लैक्टियल्स के जरिए वो पूरे लिम्फेटिक सिस्टम में घूमते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम से वो सारे के सारे किधर जाते हैं? थोरेसिक लिम्फ डक्ट के जरिए हार्ट के पास आके वेन में वेन कौन सी? दी वेना कैवास जो होती हैं उनके अंदर शामिल हो जाते हैं और फिर वो मेन ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। वेन में ब्लड होता है ना, तो वो ब्लड का पार्ट बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि पूरी बॉडी का लिम्फ, जहां पूरी बॉडी से सामान इकट्ठा कर करके ला के जो सामान ब्लड वापस नहीं लेके आ सकता उसे कौन लाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है जी। तो ये हम आखिरी चैप्टर में भी लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपको तकरीबन सारी चीजों की एब्जॉर्प्शन का पता चल गया। तो एक चीज बस रह गई, वो क्या है? बस वो मैं बता देता हूं कि ये जो इंटेस्टाइन का ब्लड होता है ना, ये डायरेक्ट मेन ब्लड में होता है, ये ब्लड है, लेकिन ये डायरेक्ट मेन ब्लड में नहीं जाता। ये पहले जाता है किधर? पहले जाता है लिवर में। जो इंटेस्टाइन का और जो स्टमक का ब्लड है पहले कहां जाता है? लिवर में, एक नाली के जरिए। उस नाली को कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन। पता है क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई जहर महर हुआ, कोई गलत मलत चीज हुई, तो अगर डायरेक्ट ब्लड में चला गया, मेन ब्लड में जो पूरी बॉडी का चल रहा है, अगर उस ब्लड में मेन चला गया तो फिर क्या होगा? फिर वो दिमाग पे असर जल्दी कर जाएगा, फिर वो हार्ट पे असर जल्दी कर जाएगा। तो इससे बचने के लिए इस सारे के सारे ब्लड को किधर रखा जाता है?
लिवर में पहले भेजते हैं, फिर लिवर के जरिए सिंपली, यानी इसका मतलब है द इंटेस्टाइनल एंड स्टमक ब्लड, ये मैं बता देता हूं, द स्टमक का ब्लड एंड इंटेस्टाइन का ब्लड दैट गोज टू द लिवर, किस नाली के जरिए? हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। और फिर लिवर में वो क्लीन होके हिपैटिक वेन के जरिए किधर जाता है? मेन ब्लड के अंदर, यानी इंफीरियर वेना कैवा के अंदर। ये हम बात करेंगे जब हम आखिरी चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे आइडिया देना ज़रूरी था कि खुराक के अंदर कोई चीज़ कुछ रहता है टाइम, तो कोई चीज़ फालतू हो तो वो इसमें डायरेक्ट जा सकती है। तो उम्मीद है आपको इलियम तो समझ आ गई। अब लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जनरल सा ही है, एक ऐसा पार्ट है हमारी बहुत जो है दैट इज मेड अप ऑफ लाइक, अगर ये इलियम यहाँ एंड हो रहा है ना, फर्ज किया ये जनाब इलियम एंड हो रहा है, मैं पूरा इलियम नहीं बनाता, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सारी थैली आ जाती है, ठीक है। और उस थैली को हम कहते हैं कि ये जो है ना, ये वाली थैली, ये सीकम कहलाती है। क्या कहलाती है? और इसके बाद ये जो ऊपर वाला पार्ट मैंने बनाया, इसे क्या कहते हैं? कोलोन। और फिर उसके बाद ये एक पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? द रेक्टम। क्या कहते हैं जी? सही है। अच्छा, अब मैं इसको लेबल कर देता हूं। ये क्या है? इलियम, ठीक है। और इसको तो पढ़ा दिया अभी। तो ये जो चीज है ना, इसे कहते हैं इलियोसीकल जंक्शन। क्या कहते हैं? सीकल जंक्शन। यहां पे एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह जो यहां पे ना टी जंक्शन बनता है, ये वाला ऐसे करके, सही है। तो इसमें क्या होता है? ये वाला जो हिस्सा है, इसे ये वाला जो है इसे कहते हैं सीको कोलिक जंक्शन। यहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है। तो ये जो एक थैली सी बनती है, इसे सीकम कहते हैं। और इसके आगे कुछ एक छोटी सी ऐसे वो होती है चीज, जिसे क्या कहते हैं? अपेंडिक्स। ए स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द सीकम इज का स्मॉल, इसका कोई काम नहीं होता। क्या क्या कहलाते हैं? सीकम क्या है? मैं लिख ही देता हूं यार। इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। और मुर्गियों में ये दो होते हैं, एक सैक है, ब्लाइंड सैक है, आगे से बंद है, ये खुराक को थोड़ी देर के लिए स्टोर करती है। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे रहते हैं जो विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं, विटामिन के वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। देखें, यहां तक एब्जॉर्प्शन हो चुकी होती है काम की चीजों की, रह जाती हैं सिर्फ 3 चीजें जो यहां आती हैं। जो यहां सामान आता है ना, उसमें पता है क्या क्या होता है? नंबर 1, उसमें पानी होता है, क्योंकि पानी की एब्जॉर्प्शन अभी नहीं हुई भी। इसके अलावा जहां पे जो दूसरी चीज आती है वो होता है फाइबर, जो फाइबर हजम ही नहीं हुआ। तीसरा, कोई और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है। चौथा, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो कि इसके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ रहते हैं। पांचवा, वो सेल्स होते हैं जो अभी अभी गिरे हैं, यानी इंटेस्टाइन से जब फूड गुजरती है ना, तो बहुत सारे सेल्स स्लफ ऑफ हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, वो भी होते हैं। आइडिया समझ आया कि जो सामान यहां पे आया उसमें क्या क्या है? ये सीकम थोड़ी देर के लिए उस सामान को रखती है अपने अंदर। इसमें कुछ बैक्टीरिया हैं जो उसकी फर्मेंटेशन करने की कोशिश करते हैं समटाइम। और दूसरे नंबर पे क्या है कि ये सीकम के बाद इसके आगे एक छोटी सी प्रोजेक्शन है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन दी सीकम। इसका कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन कभी कभार ये इसे अपेंडिक्स कहते हैं, और कभी कभार ये हो जाती है सुज, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इसकी सोजश हो जाती है, फिर ये पेन करती है राइट साइड पे, जिसको हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। फिर इसका ऑपरेशन होता है, सही है। इसको काट देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आपको आइडिया हो गया जनाब अपेंडिक्स क्या है और अपेंडिसाइटिस क्या है। और फिर आपको ये भी आइडिया हो गया कि सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सीकम का क्या रोल है। फिर उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहां से कोलोन शुरू होता है, और कोलोन का काम 2 है। नंबर 1, किताब में तो एक ही लिखा है, वाटर एब्जॉर्प्शन, सही है, पानी को जज़ब करना, क्योंकि पानी अभी तक जज़ब नहीं हुआ। और कोई इतनी खास चीज बची कोई नहीं है जिसको जज़ब करना चाहिए, सिर्फ पानी ही इंपॉर्टेंट है। बाकी यानी वाटर को एब्जॉर्ब करना है, बाकी बैक्टीरिया को तो नहीं लेना, सेल्स को भी नहीं लेना, फाइबर को भी नहीं लेना, अनडाइजेस्टेड। लेकिन कभी कभार कहते हैं कि इधर फैट भी होती हैं, और वो फैट भी थोड़ी थोड़ी कोलोन में एब्जॉर्ब होती हैं, वो भी लैक्टियल्स वाले तरीके से ही बस।
लेकिन यहाँ डायरेक्ट वो किताब में नहीं लिखा तो आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाटर एब्जॉर्प्शन इसका काम होता है, इसका मतलब है जैसे जैसे फूड यहाँ से इधर 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 जाती जाएगी उसमें से पानी वापस एब्जॉर्ब होता जाएगा। तो जो जैसे जैसे वो इधर से इधर मूव करेगी, ये असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन में जब आएगी, आते आते यहां तक आके वो हल्की हल्की सेमी सॉलिड फीसिस, FEACES, फीसिस। फीसिस में क्या होता है, ये वो मटेरियल होता है जिसको हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ये फीसिस में क्या होता है, वाटर छोड़ के बाकी सारा सामान इसमें होता है। सेल्स, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, गिरे हुए सेल, बैक्टीरिया, थोड़ा बहुत ब्लड भी हो सकता है, और समझ आए ना जी बात की। और ये होता है इस तरह से। कभी कभार ऐसा होता है कि इन्फेक्शन की वजह से, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे कोई इन्फेक्शन हो गई है या कोई चीज़ हमने ऐसी खाई है जो ख़राब है, तो फूड की स्पीड तेज़ हो जाती है। जब फूड की स्पीड तेज़ होती है ना यहाँ पे कोलोन के अंदर, तो फिर खाना जो है वो उसमें से पानी एब्जॉर्ब नहीं होता, तो फिर यहाँ पे जो फूड आती है वो सेमी सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड ही होती है। उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया। समझ गया ना जी, नहीं समझ आई कि ड्यू टू इन्फेक्शन द स्पीड ऑफ द कोलोन, यानी द मूवमेंट ऑफ द फूड इज इंक्रीज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ड्यू टू दिस द कोलोन फाइंड्स लेस टाइम टू एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम। देखिए समझ नहीं आ रही भाई, खुराक यहाँ आराम आराम से चल रही हो तो पानी आराम से जज़ब हो जाएगा, निकल लेगा, यहाँ पे सॉलिड चीज़ आ जाएगी सेमी सॉलिड। और जब खुराक हजम स्पीड से तेज मूव कर रही हो तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। ड्यू टू लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर व्हाट विल हैपन, कि वो जो लिक्विड मटेरियल यहाँ आ जाएगा, वो पानी उसमें से एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे एक लिक्विड वाले फीसिस आएंगे जिनको हम क्या कहते हैं, डायरिया। होता उनमें भी यही सारा कुछ है, और अगर इन्फेक्शन होगी तो ब्लड स्लड और भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो फीसिस हैं ये सारे इकट्ठे होते रहते हैं यहाँ रेक्टम में, और फिर जब ये रेक्टम भर जाता है तो ये स्ट्रेच होता है। जब ये स्ट्रेच होता है तो ये दिमाग को एक रिफ्लेक्स भेजता है, और वो इस स्फिंक्टर, ये जो स्फिंक्टर है, ये जो जगह है, इसको कहते हैं एनस, और ये एनल स्फिंक्टर है। वो एनल स्फिंक्टर को ओपन करना, और फिर उससे ये सारे के सारे फीसिस बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। बेसिकली एनल स्फिंक्टर जो है ये बच्चों के अंदर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन स्लोली वो इसको कंट्रोल करना सीख लेते हैं। तो आपको आइडिया हो गया कि एब्जॉर्प्शन क्या होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन के रोल क्या है, कि सीकम का काम क्या है। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला काम है वाटर की एब्जॉर्प्शन, दूसरा काम है इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट विटामिन्स प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया हैं, और तीसरा थोड़ी थोड़ी फर्मेंटेशन भी इसके अंदर होती है फाइबर की, जिससे फायदे होते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।